हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी लर्नर पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है इसका। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। आप पूरी तरह इन नोट्स पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिसिंग नहीं है। ठीक है, और इनको कवर करने के बाद हम देखेंगे सीटेट में जो भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं इस चैप्टर से उनको देखेंगे। हालांकि ये वीडियो उन सबके लिए यूजफुल है जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी आती है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं इससे सीटेट फोकस जो करके बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें वो भी पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, वो भी पॉइंट्स लिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्योंकि हम सीटेट में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पुटअप होता है। मतलब कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, है ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ कहानी टाइप में लिखी हुई है ना। और कई बार क्या होता है उसी से ही क्वेश्चन आ गया और फिर आप उसे टैकल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको बस कहानी के तरीके पढ़ा था, ना कि उसको अच्छे से समझा था कि इसमें इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, मेरे नोट्स पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद भी सीटेट बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ मैंने 2 बार एग्जाम दिया है। एक बार मैंने डीएलएड अपीयरिंग में दिया था और एक बार हमने उसके बाद दिया हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है ना कि अपीयरिंग के बाद दे देना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है उसके वैलिड है कि नहीं है ना, इस बात को लेकर के। तो इस वजह से मैंने दिया था और दोनों बार ही मेरे 125 प्लस मार्क्स ही आए हैं। किस लिए? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बेस बनाया, किसी और पब्लिकेशन की तरफ नहीं भागी और अपने खुद के नोट्स से पढ़ाई करी। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। अगर इसके पहले के 4 चैप्टर आपने नहीं देखे हैं, आप जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और उसे पहले कवर कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा सही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, लिखा है करीब 3000 साल पहले। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हम बात किसकी करने वाले हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले जो चैप्टर था चैप्टर 4, उसमें हम लोगों ने ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने मेनली डिस्कशन किया था और इस चैप्टर में 1000 ईसा पूर्व के बाद की घटनाएं हैं। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 बीसी तक की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, घटनाएं क्या उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है इसमें, इस चैप्टर में। और मैंने बताया है कि इस बुक में जब भी ये साल दिए जाएं तो वो सन 2000 को बेस मान करके कहे जाते हैं। मतलब करीब 3000 साल पहले का मतलब क्या होगा, 1000 बीसी, है ना। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बीसी और एडी में डिफरेंस बताया है ना, कि ईसा मसीह का जो जन्म होता है उसको हम क्या मानते हैं, 0 हम कंसीडर करते हैं। फिर उनसे 2000 साल बीत चुके हैं तो ये 2000 हो गया। तो यहाँ तक तो एडी, यहाँ से एडी होना स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 2000 एडी, जैसा इस समय 2024 एडी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी के पहले हम जाएं, है ना, इसके पहले मतलब जन्म से 1000 साल पहले चले जाएं तो उसको 1000 बीसी लिखेंगे। तो 1000 बीसी अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करें तो 1000 ये और 2000 ये, तो लगभग 3000 साल हो गए। ठीक है, वही चीज़ में बताई गई है कि करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इससे पहले जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें कर्मकांड यज्ञ इनकी इतनी महत्ता नहीं थी, बल्कि ये जो उत्तर वैदिक काल है मतलब 1000 बीसी से लेकर के लगभग 500 या 600 बीसी के आसपास आप कह सकते हैं, तो यहाँ तक जो है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और इसमें कर्म कांड को महत्ता बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिया जाने लगा था और इसमें और भी कई परिवर्तन आए, जैसे कि सामाजिक स्तर पे भी काफ़ी परिवर्तन आए। जैसे ऋग्वैदिक काल जो था, जो पिछले चैप्टर हमने डिस्कस किया, उसमें क्या था कि आपका जो समाज है वो कर्म पर आधारित वर्गीकरण था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म के आधार पर डिसाइड होते थे। और जबकि बाद के वर्षों में जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि समाज का जो वर्गीकरण है वो कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गया था, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, इतना हमको समझ आया कि करीब 3000 साल पहले क्या हो गया था, लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे।
ठीक है, आगे हम देखें अश्वमेध यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज आराम से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, आगे भी बन सकता है। आपको ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से सही है या कौन सा गलत है, कैसे भी पूछा सकता है। तो एक एक पॉइंट ध्यान रख के चलना है, ठीक है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ कौन कराता था, तो विशिष्ट पुरोहित कराते थे, और इन पुरोहितों को क्या उपहार बाद में मिलता था, उपहार दिया जाता था। आगे इसमें होता क्या था, मैं आपको पहले अच्छे से समझा देती हूँ। इसमें होता क्या था, इसमें ये होता था कि जैसे एक घोड़ा है, ठीक है, राजा का एक घोड़ा, उस घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में मतलब छोड़ दिया जाता था कि एक घोड़ा जाए घूमे, ठीक है, स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये घोड़ा राजा के क्षेत्र से निकल के ये दूसरे राजा के एरिया में आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ का जो राजा है इधर का, अगर इसने इस घोड़े को रोका तो उसे फिर ये जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा, उससे युद्ध करना पड़ेगा। और अगर नहीं रोका, अगर उसने इसको यहाँ से जाने दिया उस घोड़े को, तो इसका मतलब ये होता था कि ये वाला राजा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो अश्वमेध करने वाला राजा है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा, फिर क्या होता था, जब ये मान लेते थे कि हाँ ये जो अश्वमेध करने वाला राजा है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, घोड़े को जाने देते थे, तो बाद में फिर इन्हीं राजाओं को आमंत्रित किया जाता था अश्वमेध यज्ञ में, ठीक है। अब ये जब वहाँ जाते थे तो क्या देते थे, राजा को, अश्वमेध करने वाले राजा को क्या देते थे, ये लोग उपहार देते थे, और उस यज्ञ को बैठ करके देखते थे। बाकी इनका और कुछ भी काम नहीं होता था, बस यही इनका काम था, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा है, और जल्दी से इसे देख लेते हैं। लिखा है इसमें, एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, अभी मैंने बताया। इस घोड़े को यदि दूसरे राजा ने रोका तो उससे अश्वमेध करने वाले राजा से क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, अभी मैंने आपको बताया। आगे इसके बाद जो राजा होते थे उनको भी यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये सभी राजा जो थे वो उपहार लाते थे अश्वमेध करने वाले राजा के पास, उनके लिए, ठीक है। इनका काम सिर्फ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, मतलब सिर्फ प्रक्रिया को देखते थे, और कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ इनसे भी कुछ अनुष्ठान वगैरह कराया जाता हो, नहीं। स्टेटमेंट में आपको चेंज करके दे सकता है कि जो राजा आते थे वो क्या आमंत्रित किए जाते थे, वो वे भी अनुष्ठान का भाग होते थे, अनुष्ठान करते थे, तो नहीं करते नहीं थे, वो सिर्फ देखते थे। कहीं से भी स्टेटमेंट पुट अप हो सकता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे के क्या पॉइंट बताए गए हैं, ये जो राजा अश्वमेध कराते थे उनका एक विशेष स्थान होता था, मतलब इनको एक बाघ की खाल में, किसमें, बाघ की जगह आपको कोई और भी वर्ड रख सकता है, ध्यान रखना है, बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। फिर जो पुरोहित होते थे वो इन पर क्या करते थे, पवित्र जल का छिड़काव करते थे, ठीक है। अच्छा, एक राजा का एक सारथी होता है, सारथी कौन, जो युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर होता है ना, जैसे कि आज हम कह सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट वगैरह, उसी तरीके से कि राजा का एक सारथी होता है जो युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर होता है। यज्ञ में राजा के विजयों का ये गुणगान करता है, मतलब कि जब ये यज्ञ होता तो इसका यही जो सारथी वो क्या करता था, राजा के विजयों का गुणगान करता था, विजयों का और उनके गुणों का गान करता था, ये बात ध्यान रखनी है। अब राजा के जो सगे संबंधी हैं, रानी और पुत्र, पुत्री का इसमें नहीं उल्लेख है एनसीईआरटी में, तो रानी पुत्र, ये जो राजा के सगे संबंधी हैं, इनके ये भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, ठीक है। जैसे नहीं हमारे घर में होता है, तो अगर कोई एक मेन बना होता है जो पूजा करने वाला है, कोई अनुष्ठान करता है, तो उसके अलावा भी उसके जो घर के सदस्य होते हैं वो भी नहीं करते हैं छोटे छोटे अनुष्ठान, तो उसी टाइप में। आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व या वैश्य शब्द का वर्णन है कि ये विश्व या वैश्य लोग क्या करते थे, तो ये भी उपहार लाते थे, ठीक है, ये व्यापारी वर्ग होते थे और ये उपहार लाते थे राजा के लिए। अच्छा, शूद्रों का क्या था इसमें, शूद्र क्या हो गया था, तो शूद्रों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, ये बात ध्यान रखना है, शूद्र इस अनुष्ठान में शामिल नहीं होते थे, ठीक है। इस समय तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कठोर एक तरीके से हो चुकी थी, मतलब एक जन्म आधारित हो चुकी थी। उस समय समाज के 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों का कार्य क्या था, अनुष्ठान करना और अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय जो योद्धा होते थे और
वैश्य व्यापारी वर्ग और शूद्र का क्या कार्य था? इन तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, आगे देखिए। अब इस समय जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जैसे उससे पहले हमने जो देखा 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो पिछले चैप्टर हमने देखा था, तो उसमें हमने बताया था कि जन होते थे, है ना, जन, जैसे यदुजन, पुरुजन, है ना, तो मतलब समूह लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो होते थे। लेकिन इसमें जन नहीं वर्ड यूज हुआ, इसके बाद ये वर्ड होने लगा जनपद। और जनपद का वैसे अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? जन के बसने की जगह। तो अब जो राजा होते थे उनको अब जन के राजा नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जनपद के राजा। जन के राजा अब पहले क्या कहे जाते थे ऋग्वैदिक काल के समय, उत्तर वैदिक काल में उन्हें क्या कहा जाने लगा? जनपद के राजा। अच्छा, इन जनपदों की कहाँ कहाँ खुदाई की गई है? तो दिल्ली में पुराना किला, ध्यान रखना है, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के आसपास पड़ता है यूपी में, तो यहाँ पर, और अतरंजी खेड़ा, ये तीनों जगह आपको ध्यान रखनी है कि ये कितने वर्ष पुरानी है? ये लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। मतलब कि ये समझ सकते हैं आप उत्तर वैदिक काल की ये सब जगहें हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अतरंजी खेड़ा है ना, यहाँ पे लोहे के प्रयोग के पुराने प्रमाण मिले हैं। जैसे कि हम इस काल में एक और परिवर्तन देखते हैं कि लोहे का मतलब पता लोगों को चल गया था, लोहे का तो थोड़ा बहुत बहुत छोटे स्तर पर यूज होना स्टार्ट हो गया था। वैसे अगर वाइडली देखेंगे ये कब होगा, तो ये जो महाजनपद काल है, इतने बड़े बड़े महाजनपद कैसे बने? क्योंकि लोहे का बहुत ज़्यादा यूज होना चाहिए। अब लोहे से क्या होता है? पैदावार बढ़ती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब महाजनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें अगर हम कहें कि अपने मतलब लोहे के बारे में पता कब चला, अगर हम देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो उत्तर वैदिक काल में जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल। लेकिन उसके बारे में जो बहुत बड़े लेवल पे जो लोहा यूज किया जाने लगा था, वो कौन सा? महाजनपद काल के आसपास की बात है, 600 बीसी के आसपास की बात है। ठीक है, जैसा कि इस एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया मैं वैसे बता रही हूँ, तो मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। बाकी एनसीईआरटी में जो इस नोट्स में लिखा है उस पर ज़्यादा आप फोकस होइएगा। ठीक है, फोकस करिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लिखा है जनपदों की खुदाई की गई। अब ये लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे ये जनपद के लोग, और मवेशी जानवर वगैरह पालते थे। आगे इस काल में कौन से पात्र मिले हैं? इन काल की क्या विशेषता है? चित्रित धूसर पात्र। देखिए ये चित्रित है, दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए चित्रित धूसर पात्र, है ना, धूसर मतलब कलर को इसके कहा गया है। अच्छा, ये देखिए इसमें जो ये चित्र है ये किस टाइप के होते थे? देखिए सरल रेखीय, है ना, कैसे? सरल रेखीय और ज्यामितीय आकार के। तो पूछा जा सकता है कि हो सकता है इसमें आपको दे कि जो चित्र धूसर पात्र मिले हैं इसमें जानवरों के चित्र बने हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट डाल दे। तो नहीं, इसमें सरल रेखीय व ज्यामितीय चित्रकारी मिलती है। आगे इसके बारे में इधर भी दिया गया है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर क्या मिली है? ये भी ध्यान रखनी है, क्या मिली है? थालियां और कटोरियां, इससे भी स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर और महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं महाजनपद काल। ये जो 500 से 600 बीसी के आसपास हम कह सकते हैं इसे। देखिए कहा गया 2500 साल पहले, मतलब इसे 500 बीसी के आसपास का मेंशन है, तो यही 500 600। देखिए मैंने एक बात बताई, हमेशा अगर आपने पहले मेरे वीडियो देखे हैं तो मैंने ये बात बताई है कि कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि कोई परिवर्तन हम बिल्कुल एक निश्चित डेट करके आपको दे दें कि बस इसी समय से अगले दिन से भाई महाजनपद बन गए थे और उससे फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह दें कि पहले जन थे और फिर ये डेट आई, इसके बाद जनपद होने लगे और फिर दूसरी डेट आई और फिर उसके बाद महाजनपद, कभी भी ऐसा नहीं होता। परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, तो इसका हम अनुमान एक मतलब टाइम पीरियड में लगा सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकते, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। तो इसीलिए 500 to 600 बीसी के आसपास ये जो 600 to 500 बीसी के आसपास ये महाजनपद काल माना जाता है। अगर आप अपने बुक के हिसाब से देखें तो आप याद कर लीजिए 2500 साल पहले। ठीक है, 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, है ना, कुछ जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें क्या कहा जाने लगा? अब महाजनपद। जैसे पहले सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में जन बोला गया, फिर उसके बाद क्या बोला गया? उत्तर वैदिक काल में जनपद,
और फिर उसके बाद महाजनपद बोला जाने लगा 600 BC और 500 BC के आसपास, या 2500 साल पहले, आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या परिवर्तन हुए सबसे ज्यादा? अभी जो महाजनपद थे, काफी बड़ा एरिया था। अब इसमें क्या हुआ, महाजनपदों की एक राजधानी बनाई जाती थी और उन राजधानियों की क्या की जाती थी, किलेबंदी। अब इसमें किलेबंदी का भी अर्थ समझाया गया है कि किलेबंदी का अर्थ क्या होता है। किलेबंदी का अर्थ होता है लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें। लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें राजधानी के आसपास खड़ी कर दी जाती थी, है ना। तो राजधानी के चारों तरफ, उसको ही हम राजधानी की किलेबंदी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात का थोड़ा सा उसमें जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में कि इस किलेबंदी के लिए एक प्रॉपर एक प्लान की जरूरत पड़ती होगी, है ना, और ईंट पत्थर की जरूरत पड़ती होगी, और कई सारे मतलब कार्यबल, मतलब स्त्री पुरुष की जरूरत पड़ती होगी ये सब करने के लिए। इस बात का मेंशन है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये भी डिस्कस कर दिया आगे। अच्छा, किलेबंदी क्यों की जाती थी? तो पहली बात तो किस लिए, आक्रमण से बचने के लिए, बहुत साफ सीधी बात है, आक्रमण से बचने के लिए। दूसरा, समृद्धि एवं शक्ति के, मतलब कुछ राजा ऐसे होते थे जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना समृद्धशाली हूँ, इस वजह से मैंने ये किया है, ठीक है, किलेबंदी की है। तो ये इस तरीके से भी शो करते थे कुछ राजा, और इससे ना क्षेत्र में नियंत्रण करने में भी आसानी होती थी। तो ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कभी भी स्टेटमेंट में दे सकता है, और एनसीईआरटी से बाहर कोई भी मतलब ये सीटेट का पेपर ना बिल्कुल भी आता नहीं है। तो इस वजह से ये लोग इस तरीके बिल्कुल घुस घुस के पेपर बनाते हैं, ध्यान रखना अच्छे से ये पॉइंट, ठीक है। क्या बताया, राजधानी की किलेबंदी, ये सब बातें कब है, 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। और आक्रमण से बचने के लिए समृद्ध शक्ति के प्रदर्शन हेतु और क्षेत्र में नियंत्रण कर। कभी कभी क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन देंगे और पूछ लेगा इनमें से कौन सा कारण जो है वो किले, मतलब जो राजा थे पहले किलेबंदी कराते थे, इनमें से कौन सा कारण इस बारे में सही नहीं है। आपको लगेगा इन तीनों के अलावा एक और भी ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सीटेट तो वही मानेगा ना जो एनसीईआरटी में लिखा है, आपकी मन की नहीं चलने वाली है वहां पे। तो आपको इस वजह से एनसीईआरटी के पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक 2500 वर्ष पूर्व ईंट की दीवार के अवशेष कहां पर मिले, कौशाम्बी यूपी में, ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। तो ये ईंट की दीवार है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें लिखा है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक यूपी के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। कौशाम्बी यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद के पास में, ठीक है। अच्छा, अब इस समय जो 2500 वर्ष पूर्व के जो राजा थे, अब इनके बारे में क्या खासियत बताई गई है, ये क्या होने लग गया था इस समय। तो इस समय नियमित सेना, जो राजा थे इस समय के काल में, जो राजा थे वो एक नियमित सेना रखने लग गए थे, ठीक है, और उनके लिए नियमित वेतन देते थे, ठीक है, और नियमित कर देते थे, ठीक है। तो नियमित सेना, और उनको सेना को वेतन देते थे, और वेतन संभवतः आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। आहत सिक्कों के बारे में अभी हम नेक्स्ट चैप्टर या आगे जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो नियमित कर देते थे, और कर किस रूप में लिया जाता था, इससे कई बार क्वेश्चन बने। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे देखिए ये, एक मिनट, ये देखिए कर से रिलेटेड बना है, इधर भी ये देखिए कर से रिलेटेड। तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना है, मैं एक भी ऐसी चीज पढ़ा नहीं रही हूँ जो काम की ना हो। हर चीज जो है वो बहुत काम की है, और अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना तो मतलब 125 तो बहुत कम है, फिर भी आप 130+ भी स्कोर करेंगे अगर अदर सब्जेक्ट भी आप मेहनत कर रहे हैं, और करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। जिसमें सीडीपी जरूर करिए, इसलिए क्योंकि सीडीपी ऐसी है ना जो आप जितने भी सेक्शन और भी हैं सीटेट एग्जाम के, उस सब में हेल्प करती है, क्योंकि सब में पेडागोजी आती है, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और साथ में अपना सब्जेक्ट तो हमेशा अच्छे से रखना ही है। आगे, नियमित कर किस रूप में, फसल पर कर लगता था, कारीगरों पर लगता था, ध्यान रखना है, फसल पर, कारीगर पर, पशुपालकों पर, और व्यापारी पर, और अखेटक खाद्य संग्राहक। पशुपालक कैसे कर अदा करते थे, तो ये जानवर या उनके उत्पाद के रूप में देते थे, ठीक है। मान लीजिए कोई गाय पाली हुई है तो दूध के रूप में कर दे देंगे,
तो इस तरीके से। और व्यापारी सामान पर कर देते थे और आखेटक और संग्राहक किसके रूप में देते थे? आखेटक और संग्राहक देते थे जंगल से प्राप्त वस्तुओं के रूप में। जंगल से जो भी वस्तुओं ने प्राप्त होती थी उसके रूप में वे देते थे कर। ठीक है, ये सब ध्यान रखने हैं, सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं। फसल और कारीगरों पर, पशुपालक, व्यापारी और आखेटक खाद्य संग्राहक, ध्यान रखना है। आगे, हाँ, तो कृषि में परिवर्तन। तो कृषि में क्या क्या परिवर्तन है? अगर पहले के काल की अपेक्षा, हम ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा देखें तो इसमें ये मेनली परिवर्तन आया कि अब जो हल के फाल हैं वो कैसे लकड़ी की जगह अब लोहे के बनने हो लग गए। अब साफ सीधी बात है, लकड़ी से आप किसी चीज को अगर खोदेंगे, कुछ करेंगे तो वो आपके लिए टफ होगा, और लोहे से वो चीज ज्यादा आसानी से हो जाएगी। तो वही चीज है, इससे जोतना आसान हुआ जिससे उपज बढ़ी। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोहे की अगर हम खोज या फिर इस तरीके से देखें कि लोहे का पता कब चला, तो उत्तर वैदिक काल हम कह सकते हैं, मतलब 1000 BC से 600 BC के आसपास में। लेकिन जो एक इसका प्रयोग है ना, कि जो बहुत अच्छे स्तर पर जो प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से महाजनपद काल और बड़े बड़े जनपद बने और ये सब हुआ है ना, तो ये 2500 BC के आसपास और भी ज़्यादा इसका यूज़ होने लग गया था बहुत अच्छे से। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना जो चीज़ें लिखी हुई एग्जैक्टली मैंने वैसे ही मेंशन किया हुआ है। खेतों में बीज छिड़क कर, पहले क्या होता था, बीज छिड़क कर धान उपजाए जाते थे, लेकिन अब इस समय क्या हो गया, धान की पौध तैयार की जाने लगी और फिर उसका रोपण करना स्टार्ट हुआ। इससे क्या हुआ, ज़्यादा पौधे जीवित रह पाए तो पैदावार भी बढ़ी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम लोग आएंगे मगध महाजनपद को देखेंगे। मगध महाजनपद कहाँ पर है? ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और ये जो एरिया है ये है मगध। ठीक है, तो मगध, और आगे हम देखेंगे इधर वज्जी के बारे में भी देखेंगे। तो मगध के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि लगभग 200 सालों के भीतर एक ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, तो पूछा जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन बन गया था, तो मगध। अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों बन गया, इसके पीछे भी कारण थे। एक तो यहाँ पर जो है वो सोन और गंगा नदियां हैं, जिससे क्या होता है, यातायात के, भाई नदियां यातायात का साधन तो होती है, यातायात का मार्ग उपलब्ध कराती हैं, तो यातायात के लिए एक तो, दूसरा जल उपलब्ध कराती हैं, और नदियों के आसपास की जमीन भी उपजाऊ होती है। ये सब चीज़ों ने इसको मदद करी महत्वपूर्ण जनपद बनने में, मगध को। और एक और कारण था क्या, जंगल। मगध के जो जंगल थे है ना, वहाँ पर हाथी मिलते थे। ठीक है, तो हाथी से क्या होता था, जो उस जनपद का जो राजा होता था उसको सेना में सहायता मिल जाती थी, इसलिए भी ये पॉइंट भी वहाँ के राजाओं के लिए पॉजिटिव था, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा जनपद, इतना महत्वपूर्ण जनपद बना पाए। आगे मतलब इस जनपद को महत्वपूर्ण बना पाए। आगे देखेंगे, लकड़ी मिलती थी इस जंगल से, तो जिससे कि घर, गाड़ी, रथ ये सब बनते थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज भी हम देखते हैं, ये वाला एरिया लौ अयस्क के लिए फेमस है, तो लौ अयस्क भी की खदानें थी वहाँ पे। अब इससे क्या होता है, तो जो वहाँ के जो मगध के राजा थे वो, उनको क्या होता था, एक ये एडवांटेज मिलता था कि उन्हें औजार हथियार के लिए यहाँ से अच्छा खासा लौ अयस्क मिल जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे इसमें मगध के कुछ शासक बताए गए हैं। अगर आप वैसे देखेंगे, अगर मैं डीपली पढ़ाने पे आऊँ एंशिएंट हिस्ट्री, तो पूरा कई सारे वंश हुए हैं, है ना, मगध में स्टार्टिंग में, लेकिन हम इसमें जो सिर्फ 3 राजाओं का डिस्कशन हुआ है वो बात ध्यान रखनी। कभी कभी आपको मैचिंग में दे सकता है कि इस तरफ राज्य लिख दे और इस तरफ उनके राजा लिख दे, ठीक है, और फिर मैचिंग के लिए पूछ दे। तो आपको 3 शासक मेनली इसमें ध्यान रखने, जिसका इसमें बात आई है, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। ये किससे, मगध से रिलेटेड है, ना ध्यान रखना है। अच्छा, बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में एक बात क्या बताई गई है कि अन्य जनपदों को जीतने के लिए उन्हें हर संभव साधन अपनाए थे, तो ये बात ध्यान रखनी है। और महापद्मनंद के बारे में क्या बताया गया कि इन्होंने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, मतलब उत्तर पश्चिमी भाग तक इन्होंने नियंत्रण कर लिया था। ये सब पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। आगे हम लोग आएंगे, 2300 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रही है कि मैसिडोनिया का एक जो राजा था सिकंदर, ये क्या करना चाहता था, विश्व विजय, मतलब पूरे विश्व को जीतना चाहता था। इस वजह से ये मिस्र, मतलब इस साइड से होता हुआ, मिस्र से इधर पश्चिम एशिया से इधर से होता हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर व्यास नदी आपको दिख रही होगी, एक मिनट मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो है व्यास नदी है ना, तो यहाँ तक ये पहुँच गया था।
ये व्यास नदी तक पहुंच गया। उसके बाद ये आना चाहता था आगे भारत की ओर, है ना, भारत को जीतने के लिए, तो यहाँ पर आना चाहता था। तब तक ही उसकी जो सेना थी उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि यहाँ पर ना बहुत बड़ा एक साम्राज्य है, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी सेना, साम्राज्य क्या मतलब बहुत बड़ी सेना वाला एक कोई राजा यहाँ पर रहता है, जिसके पास बहुत बड़ी, अब मैं इसको डिस्कस भी कर देती हूँ कि यहाँ पर घनानंद का, मगध में तब घनानंद का शासन था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, है ना। तो इस डर से उसकी सेना आगे नहीं बढ़ी कि उन्होंने कहा कि भारतीय शासकों के पास पैदल रथ व हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, इस डर से वो लोग आगे नहीं बढ़े। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के उद्देश्य से मिस्र व पश्चिम एशिया को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने आगे की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने भारतीय शासकों के पास पैदल रथ व हाथियों की बड़ी सेना होने के कारण आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये कब की घटना है? 2300 साल पहले। आगे हम देखेंगे वज्जी। वज्जी हमने भी देखा था मैप में। तो वज्जी के बारे में क्या बताया गया है कि मगध के नजदीक है और इसकी राजधानी ध्यान रखनी है वैशाली। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। कैसी? अलग किस्म की, जिसको हम क्या कहते हैं? गढ़ या संघ। अब इस शासन व्यवस्था में क्या होता था ये ध्यान रखना। इस शासन व्यवस्था में कई शासक होते थे, मतलब ये जो गढ़ या संघ का प्रत्येक व्यक्ति क्या होता था? राजा होता था। आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे आज की मंत्रिपरिषद होती है ना, है ना, उस तरीके से कि मंत्री जो आजकल मिल के डिस्कशन करके फिर निर्णय पे आते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, क्या होता है। तो ये अपने भारत में कितना पहले से, आप देखिए, जो आज यूरोपियन कंट्रीज कहती हैं कि ये हमारी देन है, ये लोकतंत्र, गणतंत्र और ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे भारत में बहुत पहले से ही था। ठीक है, तो कई शासक होते थे गढ़ संघ में और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये राजा जो थे ये विभिन्न अनुष्ठान कराते थे, ठीक है, और वो उस अनुष्ठान में सब मिलकर के भाग लेते थे। और ये सभा में एक सभा होती थी, उसमें मिलकर चर्चा करते थे, वाद विवाद करते थे कि आगे क्या करना है किसी मुद्दे पर, है ना। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सभा होती थी इसमें स्त्रियां, दास और कमकार भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दीघ निकाय की। दीघ निकाय क्या है? पूछा जा सकता है क्या है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, 2300 साल पहले ये लिखा गया। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर भी आया था और ये भी दीघ निकाय भी लिखा गया। वज्जी संघ का इसमें वर्णन आया हुआ है। ठीक है, और क्या वर्णन आया हुआ है? ये इस तरीके से क्या लिखा हुआ है इसमें कि अजातशत्रु जो थे, जो अभी हमने पढ़ा मगध के राजा, ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो फिर बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने बोला कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तब उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करेंगे जब तक, अब इसमें ये ऐसे स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि बुद्ध के अनुसार वज्जीवासी तब तक उन्नति करेंगे जब तक। फिर आपको हो सकता है 3 स्टेटमेंट ऐसे दे दे, कुछ एक अलग रख दे, या 2 सही दे 2 गलत दे, तो आपको फिर ऑप्शन मिलेंगे कि ABC सही है या ABCD सही है, इस तरीके से ना। तो इस वजह से मैंने ले लिया हुआ है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी इसमें जो अजातशत्रु के एक मंत्री का नाम है वस्त्रकार, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे दे सकता है कि वस्त्रकार किसका मंत्री था, या इस तरीके से कि अजातशत्रु ने सलाह के लिए बुद्ध के पास किसको भेजा था, अपने किस मंत्री को भेजा था, है ना। तो इस वजह से एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं कि जो बुद्ध ने बोला कब तक उन्नति करेंगे वज्रवासी, जब तक वे पूर्ण एवं नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है, तो सभा नियमित करेंगे, ऊपर से मिलजुल करके काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, एक बात ये भी, और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न जो मतावलंबी, अलग अलग मत के जो संत हैं उनका भी सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इन सब पॉइंट को जरूर एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। एक तो फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। पूर्ण व नियमित सभाएं, मिलजुल कर काम, पारंपरिक नियमों का पालन, बड़ों का सम्मान, और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, चैत्यों का रखरखाव और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान। ये सब ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है,
तो यही चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हो गई कौन कौन सी। नए शासक कब, लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 2500 साल पहले, ठीक है। आगे सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय का लेखन, अभी मैंने बताया 2300 साल पहले। और ये जो गढ़ या संघ है इनका अंत कब हो गया था, लगभग 1500 साल पहले। मैचिंग में पूछ सकता है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको ध्यान होगा मैंने पिछला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने बताया था कि मैंने इसमें भी क्वेश्चन लिया नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे, तो मैंने बोला था कि चैप्टर 5 के साथ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उसी से ही पहला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उससे पहले पढ़िए, ठीक है। वो भुर्ज चाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं? मैंने बताया ये कहाँ पर पाई गई, कश्मीर में पाई गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है, सीटा 2022 है, ठीक है, ध्यान रखना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बिल्कुल सही बात। सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई, सेना के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, कथन और कारण दोनों सही हैं, क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है? तो क्योंकि लगा के आप चेक करिए। तो 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होगा, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, क्योंकि क्या किया गया, इसमें किलेबंदी की गई और सेनाएं खड़ी की गई, सेना के रखरखाव के लिए सही कर प्रणाली लागू की गई। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, एक्चुअली ये जो है ना ये आगे चैप्टर्स में है, लेकिन अब मैंने इसमें ले लिया था क्वेश्चन, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो ध्यान रखना है देवनागरी, बंगाली और तमिल, ठीक है, देवनागरी, बंगाली और तमिल। एक मिनट, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड। लिखा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां व जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट आएगा तो आप क्या करोगे, तुरंत हो जाओगे वहां पर कंफ्यूज, आपको लगेगा अरे बहुत टफ पेपर आता है सीटेट का, क्योंकि आपने सही से पढ़ा नहीं था। आपने ना तो क्वेश्चन सही से पढ़ा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वो भी आपने सही से नहीं पढ़ी, क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है, जबकि फैक्चुअल नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें आने। अगर आपने मेरी तरह पढ़ा है या फिर जैसा मैंने पढ़ा है उस तरीके से समझा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए मैंने इतना अच्छे से बताया था। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर कॉमा लगा है तो आपको कैसे करना है, यहाँ कॉमा लगा है, उसके बाद में बीच में जो कंफ्यूजन के लिए सब डाला हुआ है, इसको छोड़िए, कॉमा के तुरंत बाद पढ़ना स्टार्ट करिए, तब आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, तो ये बात सही है कि नहीं? जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे, तो बिल्कुल सही बात है। अब बीच वाला पढ़िए कि लोहे के औजारों से क्या होता था, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हल के फाल। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, बनते थे इससे, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए, तो बिल्कुल सही बात है, विकसित हुए, ठीक है। तो ये भी सही है, पहला भी और दूसरा भी, और इनमें आपस में संबंध भी है, तो हमारा सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्न में से कौन से कर के स्रोत थे? देखिए आ गया ना। अगर इस तरीके से इतना डीपली आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल कर पाएंगे। और एक भी क्वेश्चन आपका मेरे नोट्स से बाहर नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट ड्रॉप नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं हुआ है ना, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए कौन सा कर, फसलों पर कर, बिल्कुल, शिल्पकारों पर कर, हमने भी पढ़ा, व्यापारियों पर बिल्कुल सामान के रूप में लिया जाता था, तीर्थ यात्रियों पर कहाँ भाई, कहाँ पढ़ा आपने तीर्थ यात्रियों पर? नहीं पढ़ा ना, तो फिर नहीं करना है। ए बी सी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, ये सीटेट 2023 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है कि हम सही पढ़ लेते हैं और फिर हम पहला ही लगा के चले आते हैं, अरे अरे मैं तो बिल्कुल सही करके आई थी। नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में।
लिखा है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजाओं को देनी होती थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, बिल्कुल सही। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा, हमने अभी ऐसा पढ़ा कुछ भी, उपज का आधा हिस्सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ उतना पढ़ना है, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। फिर भी हम इसको अभी ड्रॉप कर देते थोड़ी देर के लिए और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट उससे भी ज्यादा खराब होता तब हम उसको देखते। तो हम सीटेट में यही बात ध्यान रखते हैं कि हम पहले चारों सही से पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा वर्ष लग रहा है, अब मतलब वर्ष लग रहा है। तो लिखा है चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में, बिल्कुल मैंने बताया था, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा जो सही नहीं है वो कौन सा हो गया, थर्ड। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो लाने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी ये सारे चैप्टर्स आगे जल्दी से कवर करेंगे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए और बार बार मतलब जितने भी बात मैंने बताई है ना उनको अच्छे से याद करिए, समझिए बार बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।